नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है? कैसे हैं? जोश में लगातार दो दो क्लास में मुलाकात हो रही है। क्या हालचाल है? हा 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 हा। जोश में हैं हम। गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है? चलें। तन्वी, सचिन, मोहित, ऋषभ, नीतू, मुस्कान, वेलकम ऑल। और आज से हिस्ट्री का हम सेगमेंट शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री बड़ी मजेदार सब्जेक्ट है, और जैसा मैंने आपको बताया था कि हम दो लोग मिलकर हिस्ट्री डेवलप कर रहे हैं। पहले बताओ, एसपी सर के साथ कैसा मजा आया? मॉडर्न हिस्ट्री में कितना मजा आया? क्या उन्होंने समझाया? पहले मुझे फीडबैक दो। तो मैं आज एंशिएंट शुरू करने जा रहा हूं, और हिस्ट्री को तो बहुत पावरफुल हम बना देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। और सिलेक्शन वाली क्लास किसने किसने नहीं देखी? महापापियों, अपना नाम जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि अगर सिलेक्शन वाली क्लास छूट गई, अब तो तुम्हें क्लियर हो गया ना। अब तो कोई डाउट नहीं रह गया कि सिलेक्शन वाली क्लास अकेले तुम्हारा सिलेक्शन करा देगी। और मैं तो सोच रहा हूं गारंटी ले लेता हूं, इसका आंसर देके गारंटी ले लेता हूं, हो जाएगा सिलेक्शन। क्या कहते हो? जरा दिल से कुछ बोलो तो। इतनी मेहनत कर रहा हूं, कंटिन्यूअस बोलता जा रहा हूं, देख रहे हो? बच्चों से बिस्किट मांग के खाया गुरुकुल में, तब जाके पानी एक गिलास पिया है। हाँ, तो पहले बताओ, एसपी सर के साथ मजा आ रहा है? क्योंकि एसपी सर हिस्ट्री ऑप्शनल भी लॉन्च करने जा रहे हैं, ये भी बड़ा जरूरी है। हम्म। तो एसपी सर हिस्ट्री ऑप्शन भी लॉन्च कर रहे हैं। मजा, उनके जो पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा ये बताओ? एसपी सर का वो मुस्कुरा मुस्कुरा के कहानियां सुना सुना के, अब वो कब तुम्हारे दिमाग में उतर जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलने वाला। बहुत कूल है। देखो, हम एकदम फायर हैं? गुड। और भैया मेरे, अगर दिल से लग रहा है, मुझे फीडबैक जरूर देना। सिलेक्शन वाली क्लास में बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। सोच रहे हो, दो दो तीन तीन न्यूज़पेपर छांटना। हाय। तो सिलेक्शन वाली क्लास बस इतना बोल दो कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सिलेक्शन। 50-50 क्वेश्चन। अगर मैं इसके आंसर बताना शुरू करूं, इसका माइंड मैप कराना शुरू कर दूं, थॉट मैपिंग करा दूं, न्यूज़पेपर का पोस्टमार्टम ऐसा अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। एक एक क्वेश्चन तुम्हें लग रहा होगा बिछा पड़ा यूपीएससी में। सिलेक्शन वाली क्लास से सिलेक्शन पक्का। हाँ, तो दिवाली के बाद इसको करेंगे पेड। इसमें करेंगे नई चीजें इन्वॉल्व, यानी आंसर वैंसर सब लेकर आएंगे इसमें। इसकी करूंगा मैं मैपिंग। चलो भैया, शुरू करें आज का खेल। तो भाई, हिस्ट्री में क्या क्या है मेल? अब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एंशियंट, जब हम काम करने आते हैं, जब हम एंशियंट पे लौटते हैं, ठीक है, तो हमें कई चीजों की जरूरत पड़ती है ना? प्राचीन भारत। प्राचीन, व्हाट इन बाय प्राचीन? एंशियंट किसे कहते हैं? फिर लिखा, सर आप बहुत 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 अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू, आप अच्छे हैं इसीलिए हमें अच्छा पढ़ाता हूं। नीतू ने लिखा, आप भी कूल हैं। अरे ना जी ना, हम कूल, ठीक है।
फ्लावर नहीं, फायर है। सही है ना? चलो यहां से शुरू करते हैं। सर दिल्ली आना चाहता हूं आपके पास। मैं दिल्ली में हुई नहीं, मैं तो नोएडा में हूं। दिल्ली तो डूब गई। ठीक है, आ जाओ, साफ सुथरी जगह पर आओ। तो चलिए हम लोग प्राचीन भारत के बारे में एक नई डिस्कशन शुरू करते हैं। प्राचीन भारत क्या है, कैसे काम करता है, राइट? तो प्राचीन भारत यानी भारत को 3 हिस्सों में जो है वो बांटा गया। आपको पता है कि हमारा इतिहास ज्यादातर या तो अंग्रेजों ने लिखा है, ठीक है, क्योंकि 190 साल तक उन्होंने गुलाम किया हमें, और हमारा लिटरेरी यानी हमारा लिटरेचर वो छीन के हमसे ले गए, बहुत ही हाई क्लास पे था। तो शुरुआत में इन्होंने भारत को डिवाइड करने का एक साजिश शुरू किया। बड़े ध्यान से सुनना इसको। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको सिविलाइजेशन बेस पे डिवाइड कर दिया और आगे चलकर वो रेस का कॉन्सेप्ट लेकर आए, ठीक है। तो अब जरा समझते जाओ कि क्या है। जब भारत को इन्होंने बनाने की बात की तो इन्होंने कुछ अपना गेम जो है, डर्टी गेम, इन्होंने यहां से शुरू कर दिया। चलिए जरा देख लेते हैं वो डर्टी गेम क्या है। तो भारत को, ये जो हमारा इतिहास है ना, वो बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव है, वो बहुत ज्यादा अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। तो जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो 3 हिस्से में इसको डिवाइड कर दिया गया भारत के इतिहास को। एक को, मतलब ये टर्म में बाद में बहुत चेंज किया गया कि जो प्राचीन भारत था, ठीक है, जो प्राचीन भारत था उसको इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। जरा देखें इसको, तो पेन कहां, तो जो प्राचीन भारत था इसको उन्होंने लिखा हिंदू भारत, हिंदू भारत, हिंदू इंडिया। फिर जब मेडाइवल आता है, अब देखो अंग्रेजों की साजिश का अंदाजा लगाओ कि किस स्तर तक इन्होंने इतिहास को बदला। क्योंकि अब मैं तुम्हें जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतिहास को पढ़ते समय नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नजरिया बदल जाएगा तो नजारे बदल जाएंगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। तो हिंदू भारत, फिर उन्होंने लिखा, जो मेडाइवल था उसको लिखा मुस्लिम भारत, मुस्लिम भारत। और जब अंग्रेज आए, ठीक है, जब अंग्रेज आए, ये सब गुलामी के प्रतीक थे, इन्होंने लिखा क्रिश्चियन भारत, ईसाई भारत। तो आगे चलकर बहुत से राइटर जो लेफ्टिस्ट थे, जो अंग्रेजों के साथ जुड़े हुए थे, जो अंग्रेजों से उपाधि प्राप्त करते थे, फलाना डिकाना, वो इसको लिखते थे हिंदू हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, और तीसरे को ये लिखते थे, जो तीसरा पार्ट था जिसमें क्रिश्चियन हिस्ट्री, ये तीसरा पार्ट था क्रिश्चियन हिस्ट्री, राइट। ये 3 पार्ट थे। अब बताओ, तुम अगर इसको पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, इसमें भारत कहां है, वेयर इज भारत। हम जीएस पेपर 1 में पढ़ते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम पढ़ते हैं ना। अब मुझे बताओ ये क्या है, दीज आर नोन एज फॉल्ट लाइन्स, ठीक है। ये फॉल्ट लाइंस कही जाती हैं, ये किताबें हैं मेरे पास यार, पढ़ोगे तो दिमाग हिल जाएगा। हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री, क्रिश्चियन हिस्ट्री, ये स्थिति नहीं हमारी। तो ये जो सेगमेंट था, ये भारत को डिवाइड करने का नाम, कि भारत एक नहीं है, भारत कोई प्राचीन भूभाग नहीं है। कारण क्या होता है ये समझने की कोशिश करो। इतिहास क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास बेसिकली साक्ष्यों का समुच्चय है, आपको किस रूप में दिखा, लेकिन इतिहास को देखने का जो सबसे पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ये क्या है, पर्सपेक्टिव है, यानी ये नजरिया है। इतिहास क्या है, नजरिया। अब देखो जो गवर्नमेंट आती है हिस्ट्री की बुक में चेंज कर देती, नजरिया, नजरिया, आप किस रूप में उस कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सीएच कार अपनी किताब में लिखते हैं, हिस्ट्री की जब डिफिनेशन होती है तो सीएच कार, व्हाट इज हिस्ट्री, उनकी किताब का नाम है सीएच कार। तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जो हिस्टोरियन होता है वो एक मछली पकाने वाले की तरह होता है, इट्स लाइक कुक। तो क्या होता है कि कोई मछली लेकर आता है और अपने मनपसंद तरीके से मछली बनाता है, कोई फ्राई करता है, कोई उसको तड़के वाली बनाता है, कोई उसको भूनता है, कोई जो है वो मसालेदार बनाता है।
तो बोले हिस्टोरियन भी जो है मछली को जो फैक्ट्स है वो लेकर आता है और अपनी तरीके से उसको कहानी में प्रस्तुत करता है। जैसे आज भी अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो एक थ्योरी आपको बचपन से बताई गई है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। हम बचपन से पढ़कर बड़े हुए, पीढ़ियां बड़ी हुई आर्यन इन्वेजन थ्योरी की। यहां मूल निवासी थे, आर्य बाहर से आए, बाहर से आके उन्होंने मारकर उनका दमन किया। वही आज जो है वो नीची जातियां हैं, फलाना ठिकाना, दुनिया भर की बातें आपने सुनी होंगी और इस पर बहुत ढेर सारी बातें रखी गई हैं। और भारत क्या हुआ, जातियों में विभाजित हो गया और हर संभव उसके बारे में बात हो रही है, समर्थन भी मिल रहा है, विरोध भी हो रहा है, सब कुछ है। चलिए अलग अलग बात है। तो यहां पर जो बात है, जातियों में आपने विभाजित कर दिया, लेकिन ये बताओ जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, इतनी बड़ी कोई आर्य आ रहे हैं बाहर से और यहां की सभ्यता को वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जो कि बहुत बड़े एरिया में 5 लाख जो है स्क्वायर फीट एरिया से भी बड़े इलाके में फैली हुई है। इतने बड़े लोगों को मार रहे हैं, युद्ध हो रहा है, युद्ध के प्रमाण तुम्हारे पास कहां है? कहां है? मास ग्रेव्स होनी चाहिए, बड़ी बड़ी जो है सवदा होने चाहिए, जो इतने बड़े पैमाने पर जो है कंकाल मिलने चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा है। तुमने 2 कंकालों के आधार पर, मार्टिमर व्हीलर ने ये सारे जो है वो एविडेंस लिख दिया, गलत सलत इतिहास लिखा। क्यों? क्योंकि भारत विभाजित रहेगा। आजाद होने के बावजूद भी ये अंग्रेज जब यहां से जाएंगे तो भारत ये लड़ेगा और भारत लड़ रहा है। हर इलेक्शन में तुम भारत का वो विभाजन देखते होगे, हम आएंगे तो हम इस जाति को ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, विभाजन 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 विभाजन। क्योंकि ये जो भारत अगर इकट्ठा खड़ा हो गया ना, तो उन्हें पश्चिम को पता है कि इनका 400-500 साल का इतिहास है। क्या थे 400-500 साल पहले? क्या था अमेरिका? अमेरिका दुनिया का सबसे जीनोसाइड कंट्री है। अमेरिका जिस देश पर खड़ा है ना, वहां के मूल निवासी रेड इंडियन थे। करोड़ों करोड़ों रेड इंडियन को मारकर उनके खून से सनी धरती पर अमेरिका खड़ा है और पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी के बारे में जो है प्रवचन देता है। केवल ब्रिटेन हमारे यहां से $45 ट्रिलियन लूट कर ले गया। 190 साल में इसकी लूट $45 ट्रिलियन है। आज हम $2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इतना बड़ा लुटेरा और हमें जो है वो ज्ञान बघार रहा है। आज 5i में कहा गया है कि भारत के लोगों ने निज्जर की हत्या कर दी, वहां कनाडा में हम भारत के खिलाफ हैं। ये जिसके जनरल डायर ने हमारे निहत्थे लोगों को जलियांवाला बाग में मार दिया, जिसका प्रधानमंत्री, जिसके कोर्ट चलते हैं विंस्टन चर्चिल, वो हत्यारा ही है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। वो अगर हिटलर है जिसने नाजियों को कंसंट्रेशन कैंप में मांगा, तो यह चर्चिल था जिसने बंगाल की अकाल में जो है 7 करोड़ लोगों को मारा। 7 करोड़ लोगों को मारने वाला नेचुरल डिजास्टर क्रिएट कर रहा है, वो हत्यारा नहीं है, वो जीनोसाइड नहीं कर रहा है। और उसके कोट्स हम भारतीय अपने फोन पे लगाते क्योंकि हमें होश नहीं है कि हम हैं कहां, क्योंकि अपना इतिहास लिखने की हमें कभी फुर्सत ही नहीं मिली। जब राष्ट्र विजेता बनता है, जब राष्ट्र आगे बढ़ता है, तो अपना इतिहास खुद लिखता है। दिस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। सिर्फ राजनीतिक आजादी की एक का झंडा हटा दूसरे का आ जाए, इससे देश आजाद नहीं होता। देश तब आजाद होता है जब वो गुलामी के सारे प्रतीकों को एक एक करके नष्ट करता चला जाता है। और ये छोटा मोटा इतिहास लेके 400-500 साल पहले कबीले थे। ये न खाने का था इनके पास, न इनके पास कपड़े थे। तभी तो आया था ना वास्को डिगामा भारत, मसाला खोज रहा था, खाने को मिल जाए जाड़े में। ये सपने देखते थे, लुटेरे थे, समुद्री लुटेरे। अरे भारत में सोना चांदी है, और 190 साल में इतनी बड़ी लूट करके चले गए। आज हमें मानवाधिकार सिखा रही है और हम विभाजित, हमें अपना इतिहास नहीं पता। हम आर्य और द्रविड़ के नाम पे लड़ रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि भाई अगर आर्य बाहर से आए थे तो कहां है वो युद्ध के निशान, कहां है वो कंकाल। दुनिया में कहीं पर भी युद्ध के निशान वो कंकाल मिलते हैं, बड़े पैमाने पर खुदाई होती है। और हड़प्पा सभ्यता इतनी उन्नत सभ्यता थी, तो एक विदेशी आक्रांता आता है, हमारी किताबों में लिखा जाता है हड़प्पा सभ्यता अर्बन कल्चर था, आर्यन ग्रामीण, वैदिक कल्चर ग्रामीण कल्चर था। अच्छा, गांव से आए हुए लोगों ने उन्नत सभ्यता के लोगों को बिना मारे कब्जा कर लिया। तुम्हारी कभी ये बैठ के दिमाग नहीं काम करता है क्या? हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि हम क्या बातें कर रहे हैं। एक उन्नत सभ्यता, एक जो है निम्नतम सभ्यता के जो है उससे मारी गई। कोई संघर्ष के निशान नहीं है, कोई भी कत्ल गारत के निशान नहीं है।
भाई निचली सभ्यता उन्नत सभ्यता को अपना स्वीकार कर लेती है, ये संसार में होता रहा है। जब ये अफगानिस्तान और यहां से जो लोग आए, चाहे वो तुर्क हो मुगल हो, ये भारत में आके बस गए ना, क्योंकि भारत की सभ्यता बहुत उन्नत सभ्यता थी, वो यहां का पार्ट बन गए। सो हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज आवर हिस्ट्री इज नॉट आवर ओन। सो ये जो फॉल्ट लाइंस हैं, ये बड़ी गहरी फॉल्ट लाइंस नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते होंगे एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, मेडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, बाद में इसको सुधारा गया थोड़ा सा, बोले यार तो बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो इसको सुधारा और बनाया कि भाई ये प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि भैया अंग्रेजों के आने से भारत आधुनिक कैसे हो गया? क्या इससे पहले आधुनिकता नहीं थी? तो अगर आधुनिकता नहीं थी तो अंग्रेजों के आने से पहले पूरे दुनिया के विश्व व्यापार में हम इतना बड़ा हिस्सेदारी रखते कैसे थे? ये अंग्रेज दीवाने क्यों थे हमारे सामान का, हमारे रेशम का, कपड़े का, मोतियों का, बारूद का? ये इतने दीवाने क्यों थे? हर घर में हमारी इंडस्ट्री थी। तो भाई तुम्हारे आने से अगर हम आधुनिक हुए हैं तो हम इससे पहले क्या थे? सो वन उज वेस्टर्न, इसका मतलब जो हमारे लोग थे वो मानसिक रूप से गुलाम थे। वो मानते थे कि भैया ये जो वेस्टर्न लोग कर रहे हैं वही सही है, राइट? और अगर हम आधुनिक नहीं थे, हमारा लोहा महरौली में खड़ा है, जंग नहीं खा रहा है, इतने 1000 साल हो गए। तुम्हारा लोहा 50 साल में जंग खा जाता, रस्टिंग हो जाती है, महरौली खंबे को नहीं लग रहा। तो भाई कौन से लोग हैं, कौन सा साइंस है कि लोहे पे जंग ही नहीं लग रही है? कौन सी टेक्नोलॉजी जानते हैं? और बेटा तुम्हारे लोहे पे जंग लग जा रही है, तो भैया मॉडर्न कौन है ये पहले बताओ। सबसे पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने वाले, पाई का मान निकालने वाले, जीरो की वैल्यू निकालने वाले, प्लास्टिक सर्जरी करने वाले, हम अगर आधुनिक नहीं है तो आधुनिक कौन है जरा ये बता दो। किस क्षेत्र के बारे में बात करोगे? इकोनॉमी के बारे में बात करोगे? किस चीज के बारे में आप बात करोगे? हमें ग्रेनाइट रॉक्स को काटकर इतने सुंदर मूर्तियां बनाना, हमें इतने सुंदर तरीके से आर्किटेक्चर बनाना आता था, और बिना सीमेंट के, बिना किसी फैब्रिकेशन के हम स्टोन लॉकिंग मेथड से हम जो है बड़े बड़े जो है मीनाक्षी टेम्पल और तमाम टेम्पल हमने बना दिए, बिना किसी सीमेंट के, बिना किसी चीज का प्रयोग किए। हम अगर आधुनिक नहीं हैं तो आधुनिक कौन है? और क्यों हमारे इतिहास को अंग्रेजों के आने के बाद आधुनिक कहा गया? वाई दिस इज नोन एज मॉडर्न इंडिया? अगर मेरी बात तुम तक पहुंच रही तो बताओ। तो तुम बताना क्या चाह रहे हो कि जिसने हमें गुलाम बनाया उसी ने हमें आधुनिक किया? यही तो वो दावा करके गए हैं। एसपी सर पढ़ाएंगे तुम्हें, यही तो वो दावा करके गए हैं कि भारत तो सपेरों का देश था। अच्छा बेटा, हम सपेरे थे, हम सपेरे थे तो हमारा छीट का कपड़ा तुम्हारा जो है मीटर में खरीदने की औकात नहीं थी। पता करना, कभी पढ़ना मलमल के बारे में। मलमल का कपड़ा एक ऐसा कपड़ा था जिससे जो है विदेशी उसको मीटर में खरीदते नहीं थे, वो तौला जाता था सोने के खिलाफ। सोना एक तरफ रखा जाता था, कपड़ा एक तरफ रखा जाता, दीवानगी थी। बहुत कॉपी करने की उन्होंने कोशिश की, जब तक हाथ नहीं कटवा दिए, मारा नहीं, एकदम बर्बाद नहीं कर दिया, तब तक कंपटीशन ही नहीं था। भैया हमारे घर घर में वो स्किल थी। तो भैया आधुनिक कौन है जरा ये बताओ तो। आधुनिक कौन है, वो या हम? फिर भी हमें पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों के आने के बाद हम मॉडर्न हुए हैं। वंडरफुल, वेरी नाइस। ये हालत है। पूरी दुनिया के जीडीपी के बराबर हम अकेले जो है करते थे व्यापार। हम मॉडर्न नहीं थे। हम बेचते क्या थे? अगर हमारे पास हम जो है गंवार थे तो क्या हम कंदमूल फल जाके दुनिया में बेचते थे? और बेचने के लिए जहाज कैसे मिलते थे? हमें जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी पता थी। तुम तो पहली बार तुम्हारा एक आदमी निकला, वो पहुंच गया अमेरिका, वहां जाकर रेड इंडियंस को जो है रेड इंडियन चिल्लाने लगा। कोलंबस, दूसरा वास्को डिगामा, कितने लोग निकले भारत को खोजने के लिए कि भारत खोज रहे हैं। सोचो, तो आधुनिक वो थे या हम थे? हम तो किसी को खोजने नहीं के बोले, हमें क्या जरूरत है किसी खोजने की? चारों तरफ तो कबीले कबीले हैं, सब ट्राइबल्स हैं, हम ही उन्नत हैं। हमारी सभ्यता में अंडरग्राउंड नालियां हैं, हमारे स्नानागार हैं, अन्नागार हैं, हमें टेक्नोलॉजीज पता है, हमें पिरामिड का मान पता है। हमारा जो वेदिका, यज्ञ वेदिका होती थी, उसकी भी साइंस थी, उसकी मैथमेटिक्स थी। ऐसे थोड़े ना 4 ईंटें जोड़ के जैसे आज होता, पंडित जी 4 ईंटा लेकर आओ यार, ऐसा नहीं होता था। वेदिका का विज्ञान होता था, वो पूरा वैदिक मैथमेटिक्स थी। भाई साहब हमारे यहां जनजीवन में मैथमेटिक्स थी,
हमें किसी स्कूल में नहीं जाना पड़ता, हमारी लाइफ ही साइंटिफिक थी। तो भैया तुम आधुनिक हो या हम आधुनिक, लेकिन हमारा इतिहास हमें क्या पढ़ाया जाता है? आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। वो पता नहीं किसका मामा जिसका नाम वास्को डिगामा रखा गया है, वो हमारा आधुनिकता का प्रेरणादायक था। ये होती है कॉलोनियल माइंडसेट, ये होती है कॉलोनियल जो है वो मानसिकता। तो हमें अपने इतिहास में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। चले शुरू करें आपको। हम क्या पढ़ेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, लिखते जाओ। पहला, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन हिस्ट्री। में इसका क्वेश्चन आया था। देखो, भारत इतना विहंगम क्यों है? दुनिया भर के लोग, चाहे यूरोपियन हो, इससे पहले स्टेपी से लोग, भारत पर ही आक्रमण क्यों किया? भारत ने तो किसी पे नहीं किया। कुछ तो बात होगी ना, वो क्या है? प्रकृति ने हमें क्यों, हमें आर्यवर्त क्यों कहा गया? क्यों हम दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ भूमि कहे गए? चलिए, देखो, भारत और इसके इतिहास पर इसके भूगोल का प्रभाव। भारत और इसके भूगोल पर, इसके इतिहास पर इसके भूगोल का प्रभाव। नेक्स्ट वन, प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर। लिखो, प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड हड़प्पन कल्चर। पूर्व ऐतिहासिक भारत या प्रागैतिहासिक भारत और हड़प्पा सभ्यता। अब इसको थोड़ा चेंज करो, लिखो हड़प्पा सिंधु सभ्यता। सरकार ने नाम चेंज कर दिया है, किताबों में अभी भी चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा, मैंने पढ़ा ना, हड़प्पा सरस्वती सभ्यता लिखो इसको, या सिंधु सरस्वती सभ्यता। मैंने पहले भी पढ़ाया था और नाम अब ऑफिशियली चेंज हो गया। लिखो सिंधु सरस्वती सभ्यता। नेक्स्ट लिखो वैदिक कल्चर। लिखो वैदिक सभ्यता। हिंदी तो बोल रहा हूं। वैदिक सभ्यता। ये सभी एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट वन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये फिलॉसफीज हैं, ठीक है? जैनिज्म और बुद्धिज्म। वाई जैनिज्म एंड बुद्धिज्म? जैसे अंकुश रावत यहां लिख रहे हैं, होनार स्टूडेंट है। एस्ट्रोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, होमो, फिर पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मैसोलिथिक, एटसेट्रा, वैदिक, लेटर वैदिक, महाजनपदा, बुद्धिज्म। बट दैट इज नॉट अ केस। हिस्ट्री, जैसे इन्होंने जो लिखा है, एक्चुअली हिस्ट्री को पढ़ने का यही माइंडसेट होता है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डाटा। अगर डाटा है तो यूपीएससी के स्टूडेंट को क्यों पढ़ना है? आर यू गोइंग टू डिस्कवर आउट द मिसिंग लिंक्स? अभी जैसे मैं इनसे पूछ लूं कि ये जो सीक्वेंस इन्होंने बताया है, युval नोआ हरारी की जो बुक है, उसमें कई सीक्वेंस ऐसे हैं जो इंसान के अभी डेवलपमेंट के नहीं मिले हैं।
अगर मैं इनसे पूछ लूं कि होमो सैपियंस के समय ही 12 प्रजातियां थी अकॉर्डिंग टू युval नोआ हरारी, वो कौन सी प्रजातियां थी और उसमें कुछ प्रजातियां मिसिंग क्यों हैं? हिस्ट्री, मैंने अभी क्या बताया, हिस्ट्री साक्ष्यों पर आधारित है। अगर साक्ष्य मिसिंग है तो इफ यू डोंट हैव एविडेंस, हाउ यू कैन राइट हिस्ट्री? तो एविडेंस या तो मिटा दिए जाते हैं और या तो उसको अपने हिसाब से प्रेजेंट किया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, सोचना। ये वेस्टर्न कंट्रीज, ध्यान से सुनना और मेरे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करना प्लीज। ये वेस्टर्न कंट्रीज, जब ये, चाहे वो डच हो, फ्रांसीसी हो, पुर्तगीज हो, एक्स वाई जेड, जो भी एक्स वाई, जब गए और हमारा इतना सोना चांदी सब लूट लाट के लेकर गए, ये हमारी मूर्तियां, तलवारें, मंदिरों की पत्थर की मूर्तियां, छोटी छोटी मूर्तियां, बड़ी बड़ी मूर्तियां, ये क्यों ले गए? और ले जाकर वहां पर एक कानून बनाकर अपने संग्रहालय में उसको कैद कर लिया। बताना। राइट क्यों लेकर गए? सोच के बताना। जब इतना तुम पैसा लेकर जा रहे हो, सोना चांदी सब लेकर, देश लूट लिया, $45 ट्रिलियन की लूट कर ली, तो वो छोटी छोटी मूर्तियां, योगिनी की मूर्तियां, बगनखा, ये सब चीजें जो हैं, तलवारें, कुछ ये फलाना डिकाना, ये सब क्यों लूट के लेकर, और कानून बना दिया, एक लॉ बनाया और उसको अपने संग्रहालय में, नेशनल म्यूजियम में डाल दिया। वाई? कैन यू प्लीज टेल मी? कैन यू प्लीज टेल मी दिस आर्ग्यूमेंट? यहीं से तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो कॉलोनियल मास्टर्स थे वो क्यों ले गए? प्रॉफिट होगा। दिस नॉट प्रॉफिट। इतना तो ले गए, $45 ट्रिलियन। एक मान लो एक पत्थर की मूर्ति ले गए, उसमें तुम्हें क्या प्रॉफिट मिलना है भाई? कह रहे उनके पास कुछ नहीं था तो क्या करेंगे उन्होंने? संग्रहालय में कौन सा उसके जो देवी देवता हैं कि उनको चुरा के लेकर उनको शक्तियां प्राप्त होगी? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो बात कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मैं, जैसे मान लो प्रेम प्रकाश हैं, तार्किक हैं, रश्मि हैं, ये आयुष हैं, ये भारत का इतिहास लिखना चाहते हैं। मैं भारत का इतिहास लिखना चाहता हूं अपने वे में। अब मुझे एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, समझते जाना। अब मुझे एविडेंस की जरूरत पड़ेगी भाई, मैं भी तो प्रूव करना चाहता हूं। देयर आर टू थिंग, हिस्ट्री इज लाइक अ फिक्शन एंड हिस्ट्री इज लाइक ऑन द एविडेंस। तो हिस्ट्री फिक्शन भी हो सकता है और हिस्ट्री एविडेंस भी हो सकता है, यानी कपोल कल्पना भी हो सकती है। मैं चाहता हूं कि मैं इतिहास को रीराइट करूं। मेरे अंदर जज्बा है, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तान का इतिहास, मैं नहीं मान सकता हूं कि जो पूरी दुनिया के 40-41% जीडीपी का हिस्सेदार हो, वो देश कभी इस तरह से जो है सपेरों का देश हो सकता था। सो मैं क्या करूंगा, मुझे एविडेंस चाहिए होंगे। बुलाओ भाई, मैं कार्बन डेटिंग करूं, ये कितने साल पुराना है, मैं फलाना है, ये मूर्ति कैसे थी, ये मूर्ति कैसे बनाई गई। अब तुमने मेरे सारे क्रूशियल डॉक्यूमेंट गायब कर दिए। तुम मेरी पांडुलिपियों को, तुम मेरी मूर्तियों को या तो जला दिया या तुमने गायब कर दिया या अपने यहां लेके चले गए। यानी अगर मैं कभी वापस गुलामी के मूड से निकलना चाहूं और ढूंढूं, मेरा मन क्वेश्चन कर रहा है कि मेरा इतिहास कहां है, मुझे नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, मैं तो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा हूं कि मेरा इतिहास कहां है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मलमल जैसा कपड़ा इतना बारीक बिना मशीन के बनाने वाला, या इग्नियस रॉक, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा कि छीनी हथौड़ी से मैं इग्नियस रॉक को इतना फाइन कटिंग कर सकता हूं, कर ही नहीं सकता। तो ऐसा कौन सा मेरे पास, मुझे मेटलर्जी में, मेरे पीरियोडिक टेबल में ऐसी कौन सी धातु थी जो इग्नियस रॉक को काट रही है और इतना फाइन कटिंग कर रही है? लेजर कटिंग मुझे आती है, और लेजर अगर आज खोजा गया है तो उस समय ये लेजर कटिंग कैसे हो गई, कैसे हुआ? कैलाश टेंपल को आज मुझे कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन पता है कि भाई मैं 3 डायमेंशनल पिक्चर बना सकता हूं कंप्यूटर पे कैड से, लेकिन एक मोनोलिथ को, एक सिंगल रॉक को ऊपर से बाहर से अंदर काटा गया है। भाई हम कोई चीज बनाते हैं तो अंदर से बाहर बनाते हैं ना, हमारी यही कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। बाहर से अंदर एक मोनोलिथ को काटा गया है और पता ही नहीं चल रहा कैसे काटा गया। वो कौन सी टेक्नोलॉजी हो गया? छीनी हथौड़े से तो नहीं कटने वाली वो। अंदर क्या होगा, कैसे होगा, इसका डिजाइन कैसे, 3 डायमेंशनल डिजाइन किसने बनाया होगा यार? और जिसने भी बनाया होगा, जिन लोगों ने बनाया होगा, वो कितना हाईली स्किल्ड होंगे, और वो स्किल उनको कहां से मिली होगी? कौन से कॉलेज होंगे, कौन से स्कूल होंगे, कौन से गुरुकुल होंगे जो इतनी हाई स्किल पढ़ाते हैं यार?
उसको बनाने में हजारों लोग लगे होंगे और हजारों लोग को सेम स्किल। वाह, और इतनी स्किल कंट्री। तो स्किल कंट्री, आज अमेरिका स्किल है तो पूरी दुनिया का बादशाह बने घूम रहा है, हथियार बना रहा है। इजराइल स्किल है, देखो लेबनान कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, जो है ईरान कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, हमास कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, हिजबुल्ला नहीं बिगाड़ पा रहा है। जो मिसाइल आ रही है आयरन डोम से उड़ा के खत्म कर दे रहा है। तो इफ वी आर स्किल्ड, तो हमें तुमने मॉडर्न नाम कैसे दिया भाई? कैसे दे दिया? इफ वी हैड द अर्थशास्त्र, आचार्य कौटिल्य का लिखा, वी हैव द टैक्सेशन सिस्टम, वी हैड द फर्स्ट रिपब्लिक, राजा को कंट्रोल करने के लिए सभा और समितियां थी। सो भैया हमें प्रशासन भी पता था, हमें इकोनॉमिक्स भी पता था, हमें मेटलर्जी भी पता थी, हमें इकोनॉमी भी पता थी। भाई साहब जब सब कुछ पता था, मेरा इतिहास है कहां? पहले बताओ। मैं तो आपका इतिहास पढ़ रहा हूं ना, जिसमें आपने लिखा कि भारत एक राष्ट्र नहीं हो सकता। कहां है हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में चोल साम्राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन? जिनके पास उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फ्लीट थी, नौसेना थी, सबसे बड़ी नौसेना वाले जो राजा थे, उनको तुमने उनका इतिहास ही गायब कर दिया। और तुमने कहा कि वास्को डी गामा जो इतनी दूर ट्रैवलिंग करके आ गए, इसका मतलब वो उन्नत थे। वंडरफुल, मतलब तुम्हारा तो लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो जब मैं इतिहास लिखने बैठूंगा, अभी जैसे स्टूडेंट ने कहा कि आपको इतिहास लिखना चाहिए, तो भैया मैं लिखने बैठूंगा तो एविडेंस तो लंदन में कैद है, अमेरिका के संग्रहालय में कैद, और म्यूजियम का उन्होंने कानून बना दिया कि इसको ले नहीं जा सकते। ये राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया, यानी कि वो देश के ऊपर आक्रमण करने के बराबर हो जाएगा। समझे? ये उनकी बहुत दूर की चाल थी कि कभी भारतीय जागृत हुए, और होता है इतिहास। मैंने एक लाइन बोली थी कि चेतनाएं कभी विलुप्त नहीं होती, चेतनाएं सिर्फ सुप्त होती हैं, याद रखिएगा। कॉन्शियसनेस कभी मरती नहीं है, कॉन्शियसनेस सिर्फ डोरमेंट पोजीशन में जाती है। तो चेतनाएं कभी विलुप्त नहीं होती, चेतनाएं केवल सुप्त होती हैं। तो चेतना जागृत होगी, वो कॉन्शियसनेस जागृत होगी हमारी, अवेकन आएगा वो। तो हम पूछेंगे कहां है मेरा एविडेंस? एविडेंस लंदन में है। अब वहां हमारा एसेस नहीं है, जाके शीशम झांक के कैसे देख पाओगे? ए भैया इसकी कार्बन डेटिंग करनी, भैया अरे भैया ये हमारा है, भैया ये सुन रहे हैं कि ये 4000 साल नहीं, ये तो 14,000 साल भैया ठीक है, छू नहीं सकते। तो हम शीशम झांक झांक के देख के चला रहे, दूर से फोटो लेके, पुरानी लग रही, हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम अपना इतिहास लिख लें। बहुत लंबी साजिश मारी थी उन्होंने, बहुत लंबी साजिश मारी। तुम्हारी टेक्स्ट बुक उठा ले गए, तुम्हारी मूल जो लैंग्वेज संस्कृत थी, उसकी जगह उन्होंने अपनी किताबें डाल दी, बेटा ये पढ़ो, हम जो भेज रहे हैं वो तुम पढ़ो, तुम्हारी वाली हम पढ़ेंगे। वो हमारी ट्रांसलेशन लेके चले गए, अपने ज्ञान विज्ञान बढ़ाया और हम ही भेज दिया। समझ में आया? ये साजिश रही हमारे साथ। चलिए, तो अगला जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैनवाद और बुद्धवाद। वाद, वाद क्या है? अब इसी से पता चल जाएगा। हमारे एक मित्र यहां लिख रहे थे, वाद क्या है? आयुष, अंकुश, वाद क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज्म? इज्म में ही तुम्हें भारत के इतिहास का, मेरा यहां काम डाटा पढ़ाना नहीं है, इसके लिए तो बहुत से लोग हैं। मेरा काम है तुम्हारे मन को झकझोर देना कि ऑफिसर बनने के बाद पावर आएगी तो समय निकालना अपने इतिहास के लिए, कुछ प्रेरणा बनना। एक एक आदमी 100 आदमी को सिखाएगा तो भी जो है ये चेतना आगे फैलेगी। ये बताओ इज्म क्या होता है, वाद किसे कहते हैं? अभी किसी ने लिखा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो हर जगह से आ रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये जो टॉपिक लिखा के जा रहा हूं उससे सबसे क्वेश्चन आएगा, इज्म किसे कहते हैं? अंकुश कहते हैं फिलॉसफी, इज्म, आइडियोलॉजी। वंडरफुल। फिलॉसफी क्या होती है? दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन क्या होता है? आइडियोलॉजी। दो शब्द तुमने प्रयोग किए, एक फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी, दोनों में अंतर होता है।
फिलॉसफी और आइडियोलॉजी में क्या अंतर होता है, दर्शन और विचारधारा में क्या अंतर होता है, समझते जाओ, मजा आने वाला है। फिलॉसफी मीन्स सीक ऑफ विजडम, दर्शन, देखना। क्या देखना? वह जो सत्य है, जिसकी खोज की गई है, जो सत्य की खोज है, जो ज्ञान का मूल स्रोत है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज, वो फिलॉसफी है। आइडियोलॉजी क्या है? मैंने उस सत्य को खोजा है और दुनिया को सामान्य भाषा में प्रस्तुत कर दिया और लोग उसके फॉलोअर हो गए, ये मेरी विचारधारा हो गई। मैंने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा सबसे बड़ा, नॉन वायलेंस सबसे बड़ा है। तो मैंने पहले दर्शन में इसको खोजा कि अहिंसा क्यों, हिंसा का परित्याग क्यों। मुझे पता चला कि मुझ में प्राण है, मुझ में दर्द की फीलिंग है, तो वो जो जानवर है, बेजुबान है, उसमें भी दर्द की फीलिंग है। मैं भी एक जीव हूं और वो भी एक जीव है। तो मैंने जीव के सिद्धांत को समझ लिया, मैंने उस दर्द को महसूस कर लिया, ये मेरा दर्शन हुआ, मैंने देख लिया और मैंने इस बात को समझा दिया और लोग मेरे साथ आकर जुड़ गए कि नहीं साहब, हम अब हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसा रहे। तो ये मेरी आइडियोलॉजी हो गई। तो जो जैन आइडियोलॉजी के लोग थे वो जैनिज्म में चले गए, जो बुद्ध की आइडियोलॉजी के साथ प्रभावित हुए वो बुद्धिज्म, और दोनों को ज्ञान प्राप्त हुआ। इनलाइटमेंट वर्ड है, तो यानी उन्होंने देखा। इनलाइटेड, किसी चीज को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है। तो देखा, एनलाइटमेंट। कहां से देखा? एन, एन का मतलब होता अंदर से देखा, आंखों से नहीं, अपनी आत्मा, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान के प्रकाश से देखा। सो एनलाइटमेंट, मिंट का मतलब है इस अवस्था से गुजरे, तो हमने वर्ड यूज किया एनलाइटमेंट, यानी अपनी आत्मा के प्रकाश से उन्होंने उस सत्य को देख लिया। बुद्ध ध्यान में बैठे, महावीर ध्यान में बैठे, ऋषभदेव ध्यान में बैठे और उन्होंने समझा, उन्होंने इस दर्द को महसूस किया, उन्होंने नियमावलियां बनाई और आइडियोलॉजी को एस्टैब्लिश कर दिया। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, दैट्स अ सिंपल थिंग। एक पॉइंट लिखना चाहो और तुम दुनिया के किसी भी फिलॉसफी से इसको जोड़ के देख लेना। फिलॉसफीज, बहुत ध्यान से, फिलॉसफीज तभी डेवलप होती हैं जब राष्ट्र में उन्नति और शांति हो। उपद्रवी, इस बात को, ये शायद हिस्ट्री में ये पर्सपेक्टिव तुम्हें कोई नहीं बताएगा। दर्शन तभी उन्नत होता है, फिलॉसफीज तभी डेवलप होती हैं, व्हेन दे डेवलप, जब राष्ट्र में उन्नति और शांति हो। उपद्रवी राष्ट्र में फिलॉसफीज जन्म नहीं लेती हैं, आइडियोलॉजी जन्म नहीं लेती हैं। आइडियोलॉजी जन्म भी ले ले, लेकिन फिलॉसफी जन्म नहीं लेंगी। अगर मेरी बात तुम तक पहुंची हो तो मुझे बताओ। क्या इस बात से आप समझ रहे हो कि अगर तुम्हारे राष्ट्र में, मान लो अब तुम गजा में हो, लेबनान में हो, तुम भैया, तुम दर्शन के लिए ध्यान लगा के बैठोगे कहां? ये अरस्तु, सुकरात, सुक्रेटीज, ये तब आए जब ग्रीक कल्चर अपने पीक पर था, सुख, समृद्धि, शांति बनी हुई थी। हां या ना पहले मुझे बताओ। इसमें क्या पढ़ा जाएगा बाद में हम देखेंगे यार, पहले ये समझो। क्योंकि फिलॉसफी में आप एक अपोजिट विचारधारा को भी लेकर आते हो, और लोकतंत्र यानी जहां उदार शासन होता है वहीं पर आप एक अपोजिट विचारधारा को लेकर आते हो। मान लो सपोज दैट कई लोग आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणिज्म के खिलाफ था, तो भैया अगर बुद्धवाद फैला और कई देशों में फैला और वहां ब्राह्मणवाद पहले से था, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके इतिहास पे हम गौर भी करें, तो भैया मेरे कैसे फैलने का मौका मिल गया? अगर वो स्वीकारोक्ति नहीं होती, वो उदारता नहीं होती, तो क्या ये फैल पाता? कभी नहीं फैल पाता ये दर्शन। और अगर जनता भी विरोधाभासों को, यानी कि जो पैराडॉक्सेस, उसको एक्सेप्ट करने की पावर नहीं, इतना इंटेलेक्चुअल नहीं होता, तो मार हो जाती। आज पूरी दुनिया में कहीं हो रही है कि अगर आप किसी और आइडियोलॉजी के बारे में बात करो, देखो मार के खत्म, गला वाला काट देंगे, ऐसी तैसी हो जाएगी। तो भैया भारत में तुम एक अलग आइडियोलॉजी लेकर आए हो और जनता उसको स्वीकार कर रही है। हम मौर्य वंश पढ़ते हैं ना, आगे हम पढ़ेंगे मौर्य, ठीक है, मौर्य वंश पढ़ेंगे। तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य,
अंत में जाकर जैनिज्म को अपना लिया, बिंदुसार हिंदू धर्म, अशोक बौद्ध धर्म। एक ही लीनियज के राजा अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ जुड़ते चले गए, अलग अलग फिलॉसफीज के साथ जुड़ते चले गए। हां या ना? तो ये हमेशा उन्नत विचारधारा के साथ जुड़ती है। और जब आपका समाज डायनामिक होता है तो नई नई आइडियोलॉजीज जनरेट होनी शुरू हो जाती है। अगर कोई, जैसे अभी एक हमारे स्टूडेंट लिख रहे हैं, एक थी उसके बाद ये हुआ, क्यों? क्योंकि समाज की जरूरत, समाज एक डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है। आज से 100 साल पहले नोबडी वाज सीकिंग द फोन डाटा, बट आज अभी आपका डाटा या आपकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगे, आपका दिल धड़धड़ धड़धड़ करने लगेगा। और आज से 100 साल बाद हो सकता है ये सब चीजें खिलौना, एक फालतू चीज, लोग कहें ये क्या था। यू डोंट नीड, एयर के मॉलिक्यूल से तुम्हारा जो संचार होने लगे, हाथ तुमने ऐसे किया, फोन आ जाए, डाटा अपने आप चले जाए। आखिर आज जो है न्यूरालिंक में एलन मस्क ने दिमाग में चिप डाल दी है, दिमाग से सारा कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, एनीथिंग। लोग कहें अरे ये क्या होता है, ये इतना बड़ा इतना भारी फोन लेके कौन घूमता है बातचीत करने के लिए? ऐसे आपने कान, आंख बंद किया, कान किया, ऐसे बटन दबाया और सामने वाले से कनेक्शन हो गया बिना बात किए। डाउनलोड हो रहा है बेचारा, ये तुम सोच रहे हो भैया हाँ बढ़िया है। कोई और तुमसे बात करना चाहता है, कमरे में बैठे हो, मुंह बंद है, जैसे नहीं पिक्चरों में दिखाते सीरियल में एकता कपूर वाले, मनी मन सोचती आज मैं इसकी खीर में जहर मिला दूंगी, इस तरह से जो बात होती है, जो मनी मन बोलती हैं, वो हो सकता है हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सवाल है कि व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वाज दैट? वो आइडियोलॉजीज को एक्सेप्ट कर रही है। अंग्रेजों ने कभी इसके बारे में नहीं बताया कि भारतीय इतने इंटेलेक्चुअल थे कि वो विरोधाभास को भी स्वीकार कर लेते थे। आज कई धर्मों में जाके देखिए, आप एक सोर्स से अलग हटकर कोई दूसरे सोर्स के बारे में बात करिए, आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। हाँ या ना? सो दिस इज द फंडा। सो सवाल है इज्म क्या है, वाद क्या है, पनपा क्यों? इसका मतलब है कि उस समय का जो कंटेम्प्रोरी समाज था वो एक्सेप्ट करता, वो शांतिपूर्ण था, उसमें आप ध्यान लगाने, एंटाइटलमेंट होने, आगे बढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। महात्मा बुद्ध ही क्षत्रिय जो है वो वंश में पैदा हुए। अगर इतनी जाति प्रथा थी और आगे चलकर उन्होंने अपनी नई लीनियज, अपनी एक नई वाद को, अपनी नई फिलॉसफी को जन्म किया जो बौद्ध धर्म का आधार बना, लेकिन इसी समाज में तो स्वीकार था। और स्वयं क्षत्रिय होकर ऊंची जाति होने के बाद उन्होंने कई ब्राह्मणवादी नीतियों का विरोध किया और वो विरोध स्वीकार हुआ। तो जब सोसाइटी अपने अपोजिशन को स्वीकार करती, एक्सेप्ट करती, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। ये अंग्रेज हमें डेमोक्रेसी देंगे? जिस समय ये था उनसे पूछो, उनके पास वो भूखे नंगे घूम रहे थे इधर उधर कबीलों में, सभ्यता क्या होती है वो खोज रहे थे। अंकुश लिख रहे हैं वैरायटीज वेस्टर्न फिलॉसफी में बहुत है, इंडियन फिलॉसफी में इतनी नहीं मिलती, जानते ही नहीं है। इनको पूरी तरह से अंग्रेज बना दिया गया है। हमारी फिलॉसफी किसने लिखी है तुम्हें पता है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तुम्हारे सारे गायब है। एक है मैक्स मुलर, वो 6 दर्शन के बारे में बता पाया है, और बताते बताते वो जर्मन, उसके मैक्स मुलर का बेस पढ़ो। ये जो स्टूडेंट है ये वही है जो मतलब वेस्टर्न, क्या है वेस्टर्न फिलॉसफी? बोलना शुरू कर दूंगा रोना शुरू कर दोगे। राजीव मल्होत्रा की किताब आई है ब्रेकिंग इंडिया, पढ़ लेना। पूरा लीनियज, अमेरिका में रह के उन्होंने रिसर्च किया है, पूरा लीनियज जब वो बताएंगे ना कि कैसे हमारी फिलॉसफी को डिस्टर्ब किया गया। तो जब हमारी हिस्ट्री नहीं लिखी गई तो हमारी फिलॉसफी लिखी, वो लिख रहा है बताओ, और उसको हमारे प्रधानमंत्री से लेकर हमारे विद्वान उसको कोट कर रहे हैं। वो जर्मन मूल का व्यक्ति, वो जर्मनी जिसने सबसे पहले रेस का कॉन्सेप्ट दिया। आप राजीव मल्होत्रा को पढ़िए, वो पूरा उन्होंने पूरा जो लीनियज दिया कि कैसे पहले यहां से आर्य शब्द, हिटलर क्यों आर्य का जो निशान बनाए घूम रहा था, आर्य कहता था श्रेष्ठ, क्योंकि ये रेस का कॉन्सेप्ट वो लेकर गए। पहले उन्होंने हमें फॉलो किया, बाद में हम ही को दुश्मन बना लिया। तो जो तुम पर कब्जा करना चाहता है, जो तुम्हें नीचा दिखा रहा है, वो तुम्हारी फिलॉसफी की तारीफ करेगा? कभी तुमने की है?
कॉकरोच को देखते तुम मार देते हो, हिट, हाँ मम्मी जोर से चिल्लाते हो, हिट से मरे ना मरे तुम्हारी आवाज से जरूर मर जाए। और उसको देखने के बाद क्या करते हो, मम्मी जरा नाश्ता ले आइए कॉकरोच आया है, कभी करते हो क्या ऐसा? या उसको गोद में लेके, हाँ बेटा बेटा छोटा सा कॉकरोच नन्हा सा, डिस्टर्ब ना हो जाए, कभी ऐसा किया क्या तुमने? देखते ही मार देते हो उसको, नहीं चप्पल से मारे, हिट से मारे, कैसे मारे, भगा देते हो। सो दे ट्रीटेड अस एज अ कॉकरोच, ये उन्होंने कहा है, हमें कीड़ा मानते थे। तो अच्छा, तुम कभी कॉकरोच की हिस्ट्री फिलॉसफी लिखोगे? लाओ मैं कॉकरोचों के इतिहास के बारे में लिखूं, कभी तुम्हारे मन में ख्याल नहीं आया? कभी तुमने उसको नहीं रखा कि मम्मी आज इसके लिए भी एक अच्छा सा एसी लगवा देते हैं, आज खाने में इसको भी आज पनीर और ये सब चीज देते हैं? कभी तुमने घर में चर्चा नहीं की? जिस खाने के ऊपर से कॉकरोच गुजर जाए उसको फेंक देते हो कूड़े में। सो दे सॉ अस एज अ कॉकरोचेस। जैसे तुम कॉकरोच के उसमें से, उसके घर में कितने लोग हैं, कितने स्कूल जाते हैं, कितने कॉलेज जाते हैं, कितने की जॉब लगी, कभी तुमने पता नहीं किया डेमोग्राफी उसकी? वैसे तुम भी उनके लिए कुछ नहीं थे, यू जस्ट अ गुलाम, राइट? और जो वेस्टर्न फिलॉसफीज है ना, तो मैकियावली का नाम ले रहे हो, चाणक्य को पढ़ लेना, तुम्हें पता चलेगा यार यहां से ले गए, कॉपी किया। सबसे पहले जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया भारत में? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बनाई, जेम्स मिल, ये नाम याद रखना, जेम्स प्रिंसेप, भाई साहब ये यहां से सब कुछ लेकर चले गए, तुम्हें कुछ नहीं पता चला, तुम्हारी भाषा को कर दिया इंग्लिश। तुम्हारी किताबें पहले होती थी, फर्स्ट चैप्टर होता था भारत में ब्रिटिश राज्य के फायदे, तुम हमारा पूरा लीनियज यही पढ़ता था। 1835 में पूरा जो है, जब जो मैकाले आया तो भारत की भाषा कंपलसरी कर दी इंग्लिश, और पहला चैप्टर डाल दिया भारत में ब्रिटिश राज्य के फायदे। पहला होता था, क्लास में शुरू होती थी, वंदना होती थी। कौन सी वंदना होती थी हमारे यहां? सुबह प्रेयर कैसी होती थी भारत में? प्रेयर होती थी किसके बारे में? गॉड सेव द क्वीन। हम यहां बैठे बैठे अपने, जो हमें जिसको गुलाम बनाया, उस रानी की हम आयु बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते थे, हमारी स्कूल की प्रार्थना थी, गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द किंग। ये हमारी हालत है। फिर दूसरा, पहला चैप्टर होता भारत में ब्रिटिश राज्य के फायदे, ये हमें पढ़ाया जाता था। सोचो कहां हम जाएंगे यार। हमें बताया गया कि अगर भारत, उनमें लिखा होता था अगर अंग्रेज नहीं आते तो हम कबीले थे, हम जो है वो बहुत गिरा हुआ राष्ट्र थे, हम राष्ट्र थे ही नहीं, हम ट्राइबल्स थे, ये हमें बताया गया था। हमारे यहां जादू टोना था, सब कुछ हमारे यहां ऐसे बताया जाता था। ये हमारा सिस्टम था। केवल कुछ गुरुकुल बचे थे जहां हमारे मंत्रोच्चार होते थे, वो भी छुप छुप के करना पड़ता था। उसमें भी एक हमारे यहां एजुकेशन इंस्पेक्टर बनाया था पोस्ट, उन्होंने, अंग्रेजों ने, वो जाकर चेक करता था कि कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी बात टीचर तो नहीं कर अपने स्टूडेंट से जो बाहर जो है वो सो कॉल्ड सीडिशन के अंतर्गत आता था, राजद्रोह के खिलाफ माना जाता था। तुम्हें क्या पता है कि कैसे हमारी संस्कृति बच गई, कि डीप रूटेड थी ये। और कभी फिलॉसफी पढ़ना वेस्टर्न की, एक किताब आती है स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, बहुत मोटी सी किताब है, वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ना। दो चार अभी एग्जांपल दे दूंगा तो शर्म आ जाएगी, ठीक है? आज मेरे कहने से पता कर लेना। सो कहते हैं ना सर ये कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा है, ये कॉन्वेंट स्कूल, ऐसे बात करते हैं ना, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा है सर, ये कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा। कॉन्वेंट स्कूल में एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, यूपीएससी में सक्सेस पाने का बहुत अच्छा तरीका होता है। जरा सोक्रेटिस, ये अरस्तु, इनके बारे में पढ़ना। ये कॉन्वेंट स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या था, ये कॉन्वेंट स्कूल कहते किसको, जरा आज ढूंढ के बताना, नहीं तो मैं बता दूंगा तुम्हें। हाँ चलो, गुड, कीप इट अप। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जर्नी कंटिन्यू रखो। और एसपी सर आ रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर, तो जुड़ जाओ हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर। और देश का सबसे सस्ता आईएएस प्रीलिम्स का बैच लॉन्च हो गया है, प्रहार। तो दिवाली धमाका में क्या है, उसमें ऑफर है। क्या है भैया? ऑफर है ना? जुड़ जाओ। और सभी लोग मेरे व्हाट्सएप के साथ जुड़ गए हो कि नहीं?
तो एनसीईआरटी में अगर अभी नहीं जुड़े हो तो केवल एनसीईआरटी हिस्ट्री भी लेना चाहते हो तो 999 रुपए में ये बैच अवेलेबल है। बी द पार्ट ऑफ दिस। सभी लोग जुड़ गए? गुरुकुल में 12 नवंबर से आप आ सकते हैं। और प्रहार बैच गोइंग टू स्टार्ट विद ज्योग्राफी, देश का सबसे सस्ता बैच है। जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहें वो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8750711100 या 8750711122 या 8750711133। राइट, प्रहार के साथ जुड़िए। ज्योग्राफी से बैच शुरू हो रहा है। बी द पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट। मात्र 3999 में एक साल पूरा जीएस प्री कम मेंस। होप कि आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। इतिहास पढ़ने का जो है वो नजरिया अलग अलग होता है। और सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हाँ या ना? इसके साथ भी जुड़ सकते हो। 8750711100 ये कॉलिंग नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर चाहते हैं तो 8285894079 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जुड़ जाइए। अगर पीडीएफ से लेकर तमाम चीजें आप यहां पाना चाहते हैं, माइंड मैप से लेकर 8285894079। और मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकुश, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो बी द पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन 8285894079। हेलो लिख के भेजो और जुड़ते हैं हम लोग।